प्यारे बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन की इतिहास की कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 के अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य मीन्स न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आज हम बड़ी रोचक विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में या माता पिता से या गुरुजनों से भारत के समृद्धशाली इतिहास के बारे में सुना है। हमने अनेक राजाओं के राज्य के बारे में सुना है या पढ़ा है। बच्चों, इस अध्याय को मैंने 2 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में हम आज उनमें से 7वीं से 12वीं शताब्दी के राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आओ इस अध्याय की ओर बढ़ें। तो बच्चों, आप सामने एक मानचित्र देख रहे हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। इसमें उन राजवंशों के राज्य को दिखाया गया है। उनमें से मुख्य राजवंश कौन कौन से थे? गुर्जर प्रतिहार, राजकूट, पाल, चोल और चाहमानो, जिन्हें चौहान भी कहते थे। तो बच्चों, उन दिनों इन राजवंशों का उदय हुआ। बच्चों, 7वीं शताब्दी में राजाओं के सामंत भी अस्तित्व में आने लगे। अब ये सामंत कौन होते हैं बच्चों? सामंत उन बड़े भूमि स्वामी योद्धाओं सरदारों को कहा जाता था जो प्राय राजा के दरबार में हाजिरी लगाते, उपहार देते और राजा को सैन्य सहायता प्रदान करते थे। कुछ बड़े सामंत खुद को महासामंत या महामंडलेश्वर मतलब पूरे मंडल का स्वामी घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र होने का भी दावा करते थे। उदाहरण के लिए दक्खन के राजकूट या राष्ट्रकूट शुरुआती दौर पर कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के सामंत थे, परंतु 8वीं शताब्दी के में एक राष्ट्रकूट सामंत जिनका नाम दंती दुर्ग था ने अपने स्वामी जो चालुक्य वंशी राजा के सामंत थे की अधीनता से इनकार कर लिया और उन्हें युद्ध में हरा दिया और ब्राह्मणों की सहायता से हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करके खुद को राजा घोषित कर दिया। यह बच्चों, ये हिरण्यगर्भ क्या चीज़ है? हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ। यह अनुष्ठान उनके द्वारा किया जाता था जो जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी खुद को क्षत्रिय बनाने के लिए करते थे। मिसाल के तौर पर कदम्ब म्यू शर्मण गुर्जर परिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया था और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो बच्चों, उस दौर में शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था। बच्चों, इन राज्यों में प्रशासन किस प्रकार हुआ करता था? तो आइए जाने उन दिनों प्रशासन कैसे चलता था। बच्चों, राजा बड़े शासक लोग खुद को बड़ी बड़ी उपाधियां दे रखे थे, जैसे महाराज धीराज मतलब राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन मतलब 3 भवनों के स्वामी इत्यादि। शासक अपने शासन सत्ता चलाने के लिए अपने सामंतों, किसानों, व्यापारी तथा ब्राह्मण संगठनों का सहारा लेते थे। किसान, पशुपालक और कारीगर राज्य को धनवान और समृद्धिशाली बनाने में सहायता प्रदान करते थे। इनको अपने उत्पादन का एक हिस्सा लगान कर या राजस्व के रूप में देना होता था। यह लगान व्यापारियों से भी लिया जाता था। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में कई तरह के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं, जिसमें वेट्टी शब्द का प्रयोग सबसे अधिक बार हुआ है। बच्चों, ये वेट्टी क्या होता है? वेट्टी वह कर होता था जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। इसी प्रकार और भी कर थे, जैसे मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्पादन का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि। तो बच्चों, इन करों का उपयोग वो कहाँ करते थे, इसके बारे में जानें। वह उन युद्धों में हुआ करता था जिनमें लूट के रूप में धन, जमीन और व्यापारिक मार्गों से मिलने की संभावनाएं होती थी। कर वसूलने के लिए राजा एक अधिकारी नियुक्त होता था। राजा द्वारा एक अधिकारी नियुक्त होता था जो प्राय राज्य परिवार से ही होता था। ये प्राय वंशानुगत होते थे। राज्य का प्रमुख भी राजा का निकट संबंधी ही होता था। राज्य प्रशासन अपने निकट संबंधियों और विश्वसनीय लोगों के साथ मिलकर चलाता था। तो बच्चों, इस प्रकार वो करों का उपयोग करते थे। बच्चों, ये कुछ प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान भी उन दिनों होते थे। ये प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान क्या चीज़ होते थे, आओ इसके बारे में जानें। बच्चों, प्रशस्तियाँ प्राय राज्यों के आश्रय में रहने वाले उन दरबारों
उनके दरबार के कवि या विद्वानों द्वारा लिखा जाने वाला प्रशंसा पत्र होता था, जो ऐसे भी होते थे जिनमें जिन्हें शब्दश सत्य नहीं माना जा सकता, परंतु प्रशस्तियों से हमें इस बात का ज्ञान अवश्य होता था कि राजा खुद को कैसे दिखना चाहता है। उदाहरण के लिए राजा खुद को शूरवीर दिखना चाहता है या जो है वीर योद्धा दिखाई देना चाहता है। तो इस प्रकार जो है ये प्रशस्तियाँ पत्र लिखे जाते थे। तो बच्चों, उन दिनों एक भूमि अनुदान की वही रिवाज था, जो राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलेखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। आप चित्र में भी इस ताम्रपत्र द्वारा अभिलेखित भूमि अनुदान को देख रहे होंगे। बच्चों, इसी प्रकार एक जो चोल वंश के समय में ताम्रपत्र का उल्लेख हुआ है, उसके बारे में जाने उसमें क्या लिखा होता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं? फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खाली जगह, चारागाह, एक गांव, बॉम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल सकता है। वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊंचे माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का भी निर्माण हो। तो इस प्रकार इन जो ताम्रपत्रों पर यह भूमि अनुदान के अंश लिखे हुए हैं, जो एक हमें चोल वंश के भूमि अनुदान के ताम्र अभिलेख में मिले हैं। बच्चों, 12वीं शताब्दी में कल्हण नाम के एक रचनाकार ने राजतरंगिनी नामक बहुत बड़ा संस्कृत काव्य रचा। इस काव्य में कश्मीर के राजाओं का इतिहास दर्ज है। कल्हण ने अपना वृतांत लिखने के लिए कई शिलालेखों, दस्तावेजों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। कल्हण ने अपना वृतांत लिखने के लिए अनेक प्रकार के इतिहासकारों के जो है पांडुलिपियों का भी अध्ययन किया। इस प्रकार उन्होंने यह एक जो है संस्कृत काव्य रचा। बच्चों, उन दिनों युद्ध क्यों किया जाता था, आओ इसके बारे में भी जानें। तो बच्चों, 7वीं शताब्दी में सभी राजवंशों ने अपना राज्य और क्षेत्र निर्धारित कर लिया था, फिर भी वह दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करना का प्रयास करते थे। इसी क्रम में एक स्थान गंगा घाटी में कन्नौज नगर था, जिस पर नियंत्रण और अधिकार के लिए गुज्जर प्रतिहार, राजपूत और पाल वंश के शासकों ने सदियों तक आपस में लड़ाइयाँ की। यहाँ मुख्य रूप से 3 पक्ष होने की वजह से इसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा गया है। बच्चों, इसी प्रकार अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। उसने 1997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक शासन किया। अपने राज्य का विस्तार करने के लिए ईरान, मध्य एशिया सहित भारत के कई साम्राज्यों पर आक्रमण किया। इसने 1025 ईस्वी में सौराष्ट्र, गुजरात में है के सोमनाथ मंदिर को लूटकर उसका धन ले लिया। गजनी के साथ लिखा जोखा करने के लिए एक अरबी विद्वान लेखक अल-बरूनी भी भारत आया, जिसने अपनी पुस्तक किताब-उल हिंद अरबी भाषा में इसका उल्लेख किया है। बच्चों, इसी प्रकार एक अन्य राजा जो है चाहवान वंशी राजपूत शासक, जो बाद में चौहान कहलाए, वो दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में शासन करते थे। इन शासकों ने भी गुजरात के चालुक्य और उत्तर प्रदेश के घरवाल शासकों से युद्ध किया। बच्चों, चौहान में जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए हैं उनका नाम है पृथ्वीराज तृतीय। इन्होंने 1168 से 1192 ईस्वी तक शासन किया, जिसने मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में भी हराया था, परंतु 1192 ईस्वी में उसी के हाथों वो परास्त भी हो गए थे।
तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने इस पाठ में 7वीं शताब्दी के राजाओं के बारे में जाना। इसमें हमने प्रशासन, कर निर्धारण, प्रशस्ति पत्र, भूमि अनुदान, युद्ध के कारण इत्यादि आदि के बारे में विस्तृत रूप से जाना। आशा करता हूँ आपकी इसके बारे में अच्छी समझ बन गई होगी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के साथ कार्यपत्र भी संलग्न है, अतः आपसे अनुरोध है कि उसमें दिए गए प्रश्नों को अवश्य हल करें ताकि इसके बारे में और अधिक समझ बन सके। बच्चों, इस पाठ का अगले भाग को जानने हेतु अगली वीडियो को अवश्य सुनें। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ।